सो हेलो एवरीवन, रज़े मशकूर वतन की बात हम वतनों के साथ एक नया एपिसोड अगेन विद इकबाल चंद मल्होत्रा साहब। आज हम अफगानिस्तान पर बात करेंगे कि हमारा जो एशिया का जो सेंट्रल एशिया का इलाका है उसमें अफगानिस्तान कश्मीर के साथ या कश्मीर के बाद सबसे अहम खित्ता है जिस पर बराबर जंगें हो रही हैं, बहसें हो रही हैं। तालिबान ने उस पर कब्जा किया हुआ है और बहुत सारी दुनिया के डिफरेंट जो बड़े मुल्क हैं, जो पावरफुल मुल्क हैं, उनकी अपनी पॉलिटिक्स का सिक्का भी वहां चलता है। तो असल में हकीकत क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे इकबाल साहब से। इकबाल साहब आज हमारे साथ हैं। इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करने के लिए आज। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया फिर आपके प्रोग्राम में और मुझे खुशी हुई है फिर से आके। बिल्कुल। आपको पता है कि ये जो हमारा पूरा अफगानिस्तान का हिस्सा है ये सिर्फ पॉलिटिकली नहीं बल्कि रिलीजियसली भी बहुत ही अंडर प्रेशर है। ये जो बैठे हुए हैं तालिबान वहां पर, इसका पूरा फैक्ट क्या है? क्यों यहाँ इतनी उथल पुथल है? देखिए, अफगानिस्तान में उथल पुथल शुरू हुई थी 1972 में, जबकि वहाँ के जो राजा थे जाहिर शाह, उनके भाई, उनके फर्स्ट कजन ने, उनका नाम था सरदार दाऊद मोहम्मद खान। वो दो रशियन थे और उन्होंने एक कू किया था और उनको राजा को उन्होंने डिपोज कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो अफगानिस्तान की जो कॉन्ट्रडिक्शंस थी, एथनिक कॉन्ट्रडिक्शंस, क्योंकि अफगानिस्तान की आबादी 42% पश्तून है, 27% ताजिक है, 9% हज़ारा है, 9% इनके वो उज़्बेक हैं और बाकी थोड़े से और माइनॉरिटीज़ हैं। तो ये सारे जो एथनिक फॉल्ट लाइंस थी वो सारी मतलब राजा के शासन के नीचे ये सब मिली हुई थी। और जब वो राजा डिपोज हुआ तो ये फॉल्ट लाइंस, दरारें बन गई और ये सोसाइटी में वहाँ पे काफ़ी उथल पुथल शुरू हो गई। और फिर 1979 में ये आपके रशियंस आ गए। और जब रशियंस आ गए तो अमेरिकन ने सोचा कि भाई ये एक बड़ा बढ़िया मौका है रशियंस को यहाँ पे फंसाने का, और उससे हो सकता है कि सोवियत यूनियन को भी हम तबाह कर पाएंगे क्योंकि वो हमारा एक्सिस्टेंशियल एनिमी है। तो 10 साल लगे अमेरिकनों ने ये सारे जिहादी एलिमेंट्स को इनकरेज किया और उन्होंने लड़ाई लड़ी रशियंस के खिलाफ। और रशियंस 1989 में 89 में वहां से निकल गए। उसके बाद में रशियंस ने सत्ता जो है नजीबुल्लाह के हाथ में सौंप दी थी और नजीबुल्लाह को अल्टीमेटली 1992-93 में वो पैसा नहीं मिल रहा था क्योंकि सोवियत यूनियन टूट चुका था और उसने कई जगह से कोशिश की, पर बिना पैसों के और बिना हथियारों के, बिना असले के, बिना बारूद के कुछ नहीं हो सका। और फिर वहां पे सिविल वॉर शुरू हो गई और सिविल वॉर में 2-3 फैक्शंस थे जो कि अहम थे। एक कमांडर अहमद शाह मसूद थे जो ताजिक के लीडर थे, उनका एक फैक्शन था, और एक गुरबुद्दीन हिकमतयार था जो कि पाकिस्तान का नॉमिनी था, उनका फैक्शन था। अब पाकिस्तान की हमेशा अफगानिस्तान में दिलचस्पी रही है क्योंकि ये 19वीं शताब्दी में ये डूरेंट लाइन अंग्रेजों ने खींची थी जिसमें कि उन्होंने पश्तूनिस्तान का को डिवाइड कर दिया था, बंटवारा किया था। कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में था, कुछ हिस्सा पाकिस्तान ब्रिटिश इंडिया में था, और उन्होंने उसको ट्राइबल एरिया डेजिग्नेट किया ताकि वो एक बफर के रूप में रहे बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, एंड अफगानिस्तान इटसेल्फ वाज अ बफर बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड द सोवियत यूनियन। सो आई मीन एट दैट टाइम इट वाज रशिया, उसके बाद सोवियत यूनियन। तो दो बफर्स थे ताकि मतलब हिंदुस्तान की सरहद पे कोई भी किसी किस्म की आतंकवाद घटना ना घटे, तो अंग्रेजों ने उसका इंतजाम किया हुआ था। तो उसके बाद क्या था कि पाकिस्तान जब आज़ादी मिली 47 में, तो तब तक अंग्रेजों ने काफी सारे जो पश्तून थे ब्रिटिश इंडिया में, उन्होंने उनको इंटीग्रेट किया था। अभी भी आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर में 32 लाख लोग हैं ऑफ पश्तून ओरिजिन जो अभी भी इंडिया के अंदर रहते हैं। वो पुराने आए हुए
उस इलाके के थे, वो दे वर इंटीग्रेटेड इनटू इंडियन सोसाइटी। तो पाकिस्तान को डर था कि जो ये पश्तून बगावत करने शुरू करें, they will then force Pakistan to withdraw its boundary to the east bank of the Indus River. और वेस्ट बैंक पे वो पश्तूनिस्तान शुरू हो जाता है, पश्तून टेरिटरी शुरू हो जाती है, पंजाब ईस्ट बैंक पे खत्म हो जाता है। तो पाकिस्तान को ये था कि इस पे डोमिनेट करना अफगानिस्तान पे बड़ा जरूरी है, उसके बिना तो हमारी सर्वाइवल ही आगे जाके कठिन हो जाएगी। सो पाकिस्तान फिर इसमें घुस गया और जनरल नसीरुल्लाह बब्बर थे जो कि बेनजीर भुट्टो के इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने ये तालिबान को कंसीड किया एंड एक्चुअली इट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द आईएसआई। अब जब जनरल जिया सत्ता में आए 1978 में, 78-79 में आए, तो उन्होंने उस वक्त रिकॉग्नाइज किया कि भाई ये जो अफीम का ट्रेड है इसमें से बहुत पैसा बन सकता है। अब उन्होंने उस ट्रेड को चैनलाइज किया और आज की डेट में आपको ताज्जुब होगा कि यूनाइटेड नेशंस का एस्टिमेट है कि 2020 में ये जो अफगानिस्तान से जो ओपियम बनता है उसकी स्ट्रीट वैल्यू $30 बिलियन है। और आप ये देखिए कि नॉमिनल टर्म्स में अफगानिस्तान का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2020 में $22 बिलियन था। परचेजिंग पावर पैरिटी पे $80 बिलियन था, लेकिन नॉमिनल वैल्यू में $22 बिलियन था। और हफीम की प्रोडक्शन और रादर हफीम की जो वैल्यू थी वो $30 बिलियन है। अब ये पूरा का पूरा हफीम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आईएसआई के हाथ में है और उन्होंने इससे बहुत पैसा कमाया है और अपने सारे वो मतलब बजट्स को उन्होंने फंड किया हुआ है। तो ये हकीकत है। अब जब ये अमेरिकन्स आए थे 89 में, देखिए पाकिस्तान की एक खासियत है कि पाकिस्तानियों को इस बात का बड़ा दुख है कि जो गोरे लोग हैं जिनको हम कहते हैं व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स, उन्होंने कभी भी मुसलमानों की जो कंट्रीब्यूशन है वो रिकॉग्नाइज नहीं की। अब आप ये देखिए कि पहले वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे पंजाबी मुसलमान लड़ने के लिए गए थे और शहीद हो गए थे और अंग्रेजों ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि भाई हम आपको होम रूल देंगे इंडिया के अंदर में और जो ये ऑटोमैन एम्पायर है वो हम उसको तबाह नहीं करेंगे। और उन्होंने वही किया, होम रूल नहीं दिया और ऑटोमैन एम्पायर को तबाह किया। और जो सर मोहम्मद इकबाल थे उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग पोएट्री लिखी थी, जवाब शिकवा, जब उन्होंने कहा था कि जब हमने आपको फौजी दिए तो आपने हमें इग्नोर कर दिया। अल्लाह मियां से उनकी ये दरखास्त थी कि आपने हमें इग्नोर कर दिया। फिर आप देखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर से इतने सारे पंजाबी मुसलमान गए लड़ने के लिए और इंडिया की फौज थी 25 लाख की और ब्रिटिश और अमेरिकनों ने जापानियों को और जर्मनों को इसलिए हराया था क्योंकि भारतीय फौजी आए थे उसमें लड़ाई में। विदाउट द इंडियन आर्मी दे वुड नेवर हैव वन। ये दूसरी बात है कि आजादी के बाद पंडित नेहरू ने इंडियन आर्मी का रोल बड़ा डाउन प्ले किया और जो हमारी प्राउड हिस्ट्री थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वो उन्होंने दबा दी। तो उसके बाद जब ये सोवियत यूनियन को गिराने में पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, उन्होंने उसको गिराया, खत्म किया, नाश किया। अमेरिकन 89 में वहां से निकल गए। तो पाकिस्तानियों को इतना दुख लगा कि भाई हमने आपके लिए इतना कुछ किया, आपने हमारे लिए क्या किया? हम आपसे कोई कम नहीं है, हम बड़े काबिल लोग हैं और हमने एटम बॉम्ब भी बनाया हुआ है और आपने हमें बिल्कुल मतलब कूड़े के डब्बे में डाल दिया। तो फिर ये सारी हरकतें करने लगे ये 95 के बाद में टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द अमेरिकन्स कि किसी ना किसी तरह से वो हमको बनाए अपना पुलिसमैन, अपना चौकीदार दुनिया के लिए, हम सेना देंगे, हम फौज देंगे। तो वो उसमें वो नाकामयाब रहे और फिर उनके एक फैक्शन ने उनको मदद की अलकायदा को 9/11 का कांड करने में। तो उसके बाद में वो बड़ी फेमस लाइन थी बुश की, आर यू विद देम और आर यू विद अस, एंड इफ यू आर नॉट विद देम विद अस देन वी विल बॉम्ब यू बैक टू द स्टोन एज। तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने फिर बुश के पीछे पीछे वो भी उन्होंने उसकी गाड़ी में अपनी बोगी लगा दी। अब 2005 के बाद वो इंटरनल प्रेशर्स पाकिस्तान में इतने थे तो उन्होंने फिर से तालिबान को रिलीज किया अफगानिस्तान के अंदर। और आप देखिए 16 साल से
the Pakistanis have been fighting the Americans by proxy. Proxy war चल रही थी अफगानिस्तान में, और मैं ये कहता हूं कि मैं दाद देता हूं पाकिस्तानियों की कि उनकी फतेह हुई है इसमें. They have defeated the Americans after 16 years of proxy war. जो अब चल रही है by the Taliban, because चल रही है. जी जी जी. Taliban is an extension of ISI. ISI. So I mean, it is congratulations to them that they have managed to succeed in this endeavor. पर उनको ये समझ नहीं आ रहा कि आपके जो एक मास्टर थे अमेरिकन, आपने उनको रिप्लेस किया विद योर न्यू मास्टर्स चाइनीज, और चाइनीज आपके साथ क्या हशर करेंगे वो देखने वाली बात है. तो टाइम विल टेल. सो इस सारे किस्से में हिंदुस्तान का क्या रोल है अफगानिस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तानी भी बहुत हैं वहां पर अफगानिस्तान में. नहीं, ज्यादा हिंदुस्तानी नहीं है, कुछ चंद हजार होंगे, लेकिन हिंदुस्तान का रोल ये रहा है कि हिंदुस्तान ने पहले नजीबुल्लाह को बिट्रे किया, क्योंकि उसको हमारे उस वक्त प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उन्होंने उसकी दरखास्त सुनी नहीं. उसने पैसे मांगे थे, उसने कुछ 50-100 मिलियन डॉलर के हथियार मांगे थे, वो हमने दी नहीं है. उसके बाद में नरसिम्हा राव ने माइंड चेंज किया और ही हैड एन आउटरीच टू द ताजिक्स. और 97 से हमने फिर कमांडर मसूद को और जो नॉर्दर्न अलायंस था उसको मदद करने शुरू की, और हमारे उनके साथ में काफी क्लोज संबंध है. देखिए, मैं अफगानिस्तान 4 बार जा चुका हूँ. 2001 में गया था, तालिबान थी. उसके बाद में मेरा लास्ट ट्रिप था 2005 में, और उस वक्त भी ताजिक जो हार्टलैंड है जिसे कहते हैं पंशीर वैली, जिस पंशीर वैली को ना तो रशियंस ने कॉन्कर किया, ना तो उसको पाकिस्तानियों ने किया. उस पंशीर वैली के अंदर में उन्होंने अपने डंप्स बनाए हुए थे इन प्रेपरेशन, एम्यूनिशन डंप्स, वेपन्स डंप्स इन प्रेपरेशन ऑफ द अमेरिकन डिपार्चर फ्रॉम अफगानिस्तान. अब वो 2005 से तैयारी कर रहे हैं कि जब अमेरिकन जाएंगे तो हमारी जो कौम है दैट इज गोइंग टू ब्रेक अवे इनटू अ सेपरेट नेशन. मेरा अंदाज ये है कि इसके अफगानिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे. पाकिस्तान तो चाहेगी नहीं कि कोई टुकड़ा हो, लेकिन जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं बिटवीन द ताजिक्स एंड द पश्तून्स. अब देखिए, पूरी जो अफगान फौज है उसके सारे ऑफिसर्स और जनरल्स जो हैं वो ताजिक हैं, और रादर ताजिक थे, क्योंकि उनकी फौज तो पूरी कलैप्स हो गई. जैसे कि शाह ऑफ ईरान की जो रिपब्लिकन गार्ड था वो कलैप्स हो गया था, और वो उसके बाद में खुमैनी सत्ता में आया. तो इसी तरह से यहाँ पे ये इनका जो आर्मी थी कंप्लीटली खत्म हो गई, क्योंकि जो सारे सोल्जर्स थे, सिपाही थे, सैनिक थे, वो पश्तून ज्यादातर थे, और जो उनके अफसर क्लास था वो सारा ताजिक था. अब उन्होंने फिर से वो पश्तूनों ने उनके ऑर्डर सुनने बंद कर दिए, और पाकिस्तान पूरी तरह से घुसाया पिछले 2 महीनों में, और उनकी फुल सपोर्ट के साथ में उन्होंने पूरे देश पे काबू कर लिया. बिकॉज द लीडरशिप ऑफ द अफगान्स रियलाइज्ड दैट दे वर नॉट इन सिंक विद देयर पॉपुलेशन, बिकॉज द पॉपुलेशन इज लार्जली इन दैट एरिया, largely Pashtun, and they are Tajik. तो ये फॉल्ट लाइन दरार बन गई, और they had lost the will to fight, तो पूरी उनका स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया. तो जैसे इंडिया, अगर हम पॉलिटिकल लेवल पर देखें तो इंडिया का बेस्ट इंटरेस्ट क्या हो सकता है इन अफगानिस्तान एज अ नेबर, या पॉलिटिकल लेवल पे देखें, then India's best interest is to go for a separate Tajik, support a separate Tajik homeland. Okay. And that is aligned with Tajikistan and Uzbekistan. It is a separate Tajik homeland. It becomes a buffer between the fundamentalist Taliban government of Afghanistan and the Central Asian republics जो हैं. और इंडिया के पास already मतलब presence है on the ground in Tajikistan. And India's best option is to support the Tajiks. और यूरोपियन कम्युनिटी ने मसूद को 2000 में सपोर्ट किया था. अमेरिकन ने भी मतलब मसूद के ऑर्गेनाइजेशन की मदद ली थी जब वो अफगानिस्तान में आए थे नवंबर 2001 में. So they will also support the Tajiks. And the best solution for India will be a balkanized Afghanistan, so that one single entity dominated by the Chinese
अल्टीमेटली देखिए इसका जो गेम का किंग मेकर है, जो मेन प्लेयर है, वो चाइना है। वो चाइना चाइना ने हाईवे बनाना है और रेलवे लाइन लगानी है पेशावर से काबुल, काबुल से अशकाबाद, अशकाबाद से मशहद, मशहद से तेहरान, और अशकाबाद से आप ऊपर जाएंगे तो आप सीधा टर्की के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे। तो जब ये हाईवेज और ये रेलवे लाइंस बन जाएंगी तो उनका सारे तेल की सप्लाई का ऑप्शन बन जाएगा, और जो उनका पानी से आता है, जो कि उनके चोक पॉइंट्स है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वो उसके वो वीकनेस को ओवरकम कर जाएंगे, और वो बाय लैंड उनका सारा ये तेल और गैस जाएगा यहाँ तक सिंकियांग में। तो चाइना का ये एम है, और पाकिस्तान के लिए बेनिफिट ये है कि जो चाइनीज पैसा आएगा, आप देखिए कि दुनिया के अंदर में 19 ट्रिलियन डॉलर यूएस डॉलर फैला हुआ है, और 80% दुनिया का जो ट्रेड है वो यूएस डॉलर में चलता है। चाइना के पास 21 ट्रिलियन युआन, डॉलर्स वर्थ ऑफ युआन है, और वो जो 21 ट्रिलियन है वो एक बबल की तरह है, और अनलेस दे डिप्लॉय दोज फंड्स इन अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट एक्सेट्रा इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उनकी इकोनॉमी में काफी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उनके लिए अच्छा है और वो पैसा डालेंगे, और पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि वो चाइनीज पैसा आएगा और उनकी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और उनकी सड़कें बनेंगी, और पुल बनेंगे, रेलवे लाइन बनेगी। तो क्योंकि टर्की तक की आपने बात की, तो मैं अगर टर्की को लाऊं, क्योंकि टर्की अपने जो उसकी बाउंडेशंस थी 100 इयर्स की, वो अब खत्म हो गई हैं, वो अब पॉलिटिकल लाइफ में वापस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका रोल है इस सारे तनाजे में। देखिए आप ये देखिए कि जो पुरानी अलाइनमेंट थी वेस्ट एशिया में, जो सऊदी थे और जो एमिरेट्स थे, एमिराती थे, उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, और इन टर्न दे वर सपोर्टिंग द अफगान जिहाद अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। अब जो सऊदी अरेबिया है और जो एमिरेट्स है, उनकी अलाइनमेंट हो गई इजराइल के साथ में और इंडिया के साथ में, और अभी पिछले हफ्ते इंडियन नेवी का एक जहाज सऊदी अरेबिया गया था उनके साथ में नेवल एक्सरसाइजेस करने के लिए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन नेवी सऊदी नेवी के साथ में मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रही है, तो इसका भी एक मायना है कि दिस इज अ बिगिनिंग। और दूसरी तरफ पे आप ये देखिए कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान का एक्सेस बन रहा है। आज आपने सुना होगा रशियन एम्बेसडर ने कहा है कि उनकी तारीफ की है तालिबान की, उनको मुबारकबाद दिया है, एंड दे आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज, इफ दे हैव नॉट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड द तालिबान गवर्नमेंट, एंड चाइना, रशिया एंड पाकिस्तान आर इन सिंक। और टर्की भी रशिया की तरफ झुक रहा है, और ईरान भी इस एक्सेस की तरफ झुक रहा है। तो आप देखेंगे कि इनका पूरा एक नया एक्सेस मिडिल ईस्ट में आ जाएगा, और वो तेल के ऊपर हावी हो जाएगा, जो कि अरेबियन पेनिनसुला से अलग है, मतलब इराक, ईरान, सीरिया का जो भी है। फिर इनकी जो पुरानी ये ख्वाहिश है, ये पाकिस्तान की ये गजवाए हिंद, उसको एक्चुअली बड़ा बड़ा अजीब सी बात है। गजवाए हिंद, गजवा हो ही नहीं सकती। आपको पता होगा कि गजवा जो है वो उन जंगों को कहते हैं जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद आन का जंग लड़े। तो अब वो वापस नहीं आएंगे, इसलिए गजवा हो नहीं सकती, लेकिन फाइट हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, जंग हो सकती है। बेशक जो हालात बन रहे हैं, लेकिन वो गजवा नहीं होगी, वार हो सकती है। लेकिन एक चीज इसमें है इंटरेस्टिंग, अगर ऑफ द रिकॉर्ड है ये कि इंडिया ने खबरें आई हैं, मुझे नहीं पता कि ये इज इट अ फैक्ट और जस्ट अ रूमर्स, कि अगर इंडिया इसको 3 हिस्सों में या 2 हिस्सों में बांट देता है अफगानिस्तान को, तो उससे पाकिस्तान की और इधर जो मुस्लिम पॉलिटिकली ऑफलाइन बात कर रही हूँ मैं, तो उससे इनको फायदा हो जाएगा, इंडिया को बड़ा फायदा हो जाएगा, चाइनीज को कम फायदा होगा, पाकिस्तान को कम फायदा होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, पर इसके लिए बोल्ड लीडरशिप की जरूरत है। और मतलब ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये करना चाहती है कि नहीं चाहती। मुझे पता नहीं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन लॉजिकल चीज ये है कि जो आपका ये ताजिक्स को एक सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट दिया जाएगा और वो अपनी होमलैंड बनाएंगे, तो लिहाजा वो हमारे लिए फायदेमंद होगा और पाकिस्तान और चाइना के लिए नुकसानदायक होगा।
क्योंकि वो मतलब एक ऑपोजिशन की जो फोर्स है वो उस थिएटर में आ जाएगी, और अमेरिकन भी उनको पैसा देंगे क्योंकि उन्होंने चाइना के खिलाफ काम करना है, वो तो उनके साथ होंगे नहीं। Of course, हाँ. तो this is more good for India. I think it is an inevitable fact of life. पिछले 50 साल से वो ताजिक बेचारे लड़ रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, उनका आंदोलन चल रहा है, and at some point of time this is the most decisive moment for them to gain their independence. So अभी अगर हम बात करें, चलें ये तो पॉलिटिकल हो गई, लेकिन विद इन द अगर अफगानिस्तान के अंदर की जो हम बात करें, आज जो न्यूज आ रही है पिछले 5-7 दिन 10 दिन से, उसमें ये हो रहा है कि ये जो उधम मचा हुआ है, ये जो मार काट कर रहे हैं, ये जो लड़कियों को उठा के ले जा रहे हैं, कल एक कोई खबर भी आ रही थी कि एक घर में कुछ अफगानिस्तान मतलब तालिबान घुसे, एक 11-12 साल की बच्ची को उठाया और चीख चीख के मोहल्ले में कह रहे थे कि ये इज अ गिफ्ट फॉर सोल्जर। तो वो उठा के लड़कियां लेके जा रहे हैं। आपके पास इस अंदरूनी इस तरह की कोई वाकयात, क्या ये सही है, ये तालिबान कर रहे हैं वहां अपने ही लोगों के साथ, या ये सब अफवाहें हैं? देखिए, मुझे तो अभी मतलब ऐसी कोई मैंने खबर सुनी नहीं है, लेकिन ज्यादातर ये है कि जो पर देखिए 1995 में जब तालिबान आया था और उन्होंने मतलब सिविल वॉर में वो घुसे थे, तो उस समय वो अमेरिकनों की अटेंशन अट्रैक्ट करना चाह रहे थे, और वो चाह रहे थे कि अमेरिकन आए, किस तरह से उनका फोकस यहाँ पे आ जाए। पाकिस्तान को ये बड़ी इच्छा थी, पर इस बार क्योंकि चाइनीज इस पिक्चर में है, तो चाइनीज मे नॉट वांट बैड पीआर, क्योंकि पिछली बार उनको बैड पब्लिसिटी बहुत मिली थी, और फिर ये बिन लादेन और इस किस्म के बड़े बंदे आ गए थे साथ में, तो वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो इस बार मेरा ख्याल है कि चाइनीज, जहां तक ये मेरा अंदाज है कि चाइनीज चाहेंगे कि थिंग्स शुड बी एटलीस्ट ऑन द सरफेस, ऐसी कोई वाकयात ना हो। अब देखिए लोअर लेवल पे अंदर में क्या होता है क्या नहीं होता, रेप होता है, ये होता है, वो तो डिपेंड करता है कि हालात पे, इंडिविजुअल सिचुएशन पे, बट जनरली ऑन द होल होपफुली इस बार इस तरह के अत्याचार और जुल्म जो है वो लोकल पॉपुलेशन पे नहीं होंगे, क्योंकि उनका एक मकसद है, उनका मकसद ये है कि पेशावर टू काबुल, काबुल टू अशकाबाद, मशहद एंड तेहरान, रेलवे एंड रोड्स एंड पाइपलाइंस हैव टू बी कंस्ट्रक्टेड, तो उस पे लग जाएंगे। तो होपफुली, क्योंकि उनका फोकस होगा, पिछली बार तो उनका फोकस कोई था नहीं, तो ये उलझुल हरकतें में लग गए थे, अब फोकस उनका चाइनीज का है, तो उसमें मेरा ख्याल है उनको डाल देंगे। हो सकता है। तो चले, ये तो अभी फिलहाल जो न्यूज आ रही हैं, या जो है, कई सारी न्यूज तो फेक साबित हो चुकी हैं ऑलरेडी, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फैक्ट चेक करती हैं, उन्होंने बता दिया है कि बहुत सारी न्यूज जो आ रही हैं वो रॉन्ग है, फैब्रिकेटेड है, जस्ट टू डिमीन द पाकिस्तान एंड द अफगानीज, तो और तालिबान स्पेशली। तो खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमारी जो पूरी कोशिश या प्रेयर है वो ये है कि औरतों और बच्चों को पर जुल्म ना हो, औरतें और बच्चे इसमें ना पिसे, क्योंकि दुनिया की किसी भी जंग को आप उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा तकलीफ से औरत गुजरती है, चाहे वो किसी भी एज की हो, 11-12 से लेके 22-25 40-50। हम नहीं चाहते कि पॉलिटिकल किसी भी उसमें औरत सफर करे। कल से जब से ये न्यूज मिली है, बहुत तकलीफ भी हो रही है कि इस तरह औरतों को एक हथियार बना लिया जाता है, और उनकी फैमिलीज को, उनके लोगों को, उनके कम्युनिटीज को जो है वो डिमीन कर दिया जाता है या प्रेशराइज कर दिया जाता है, वो ना हो कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में। तो एनीथिंग एल्स आप यू वांट टू शेयर? मेरा ये अंदाज है कि जब ये तालिबान 1995 में आए थे, तो 15 साल बीत चुके थे सोवियत इन्वेजन की शुरुआत से, और उस दरमियान बिटवीन 73 एंड 80 काफी अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंसिया थी, मुझे किसी ने कल एक फोटो भेजी थी 3 अफगान लड़कियों की मिनी स्कर्ट पहनते हुए 72 के काबुल में घूम रहे हैं सड़कों पे।
अब वो जो इंटेलिजेंसिया थी वो निकल गई। तो 15 साल में जो बेचारे गरीब लोग थे, उनके पास में ना हिम्मत थी ना एजुकेशन थी खाने के लिए इनका नहीं है सामना करने और के तो लिए। क्या। करेक्ट। लेकिन आप ये देखिए कि पिछले 20 सालों में एक नई मिडिल क्लास आई है और उसमें हिम्मत वाली औरतें हैं, और औरतों ने मतलब पुलिस में दाखिला लिया है, आर्मी में दाखिला लिया है, पॉलिटिक्स में दाखिला लिया है। तो इस समय ये जो इतनी आसानी से उन्होंने ये जो ह्यूमन राइट्स को और सिविक राइट्स को ट्रैम्पल किया था, वो इस बार शायद नहीं कर पाएंगे। और इस बार आप ये देखेंगे कि 95 में इंटरनेट था नहीं, सोशल मीडिया था नहीं, अब इंटरनेट भी है, सोशल मीडिया भी है, तो ये खबरें निकलेंगी और इनकी पब्लिसिटी, खराब पब्लिसिटी होगी और ये इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतने सारे मतलब जुल्म इस बार करेंगे, कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एंड यही हमारी विश भी है, यही दुआ भी है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम इकबाल साहब, और हम आपको फिर इनवाइट करेंगे किसी नए टॉपिक पर। और थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखा कि ये एक जो पॉलिटिकली जो ग्राफ है इस वक्त की सिचुएशन का, वो बहुत ही मिक्स एंड मैच हो रहा है। एक तरफ चाइना खड़ा हुआ है, एक तरफ अमेरिका खड़ा हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ इंडिया है। अफगानिस्तान दो दो सतह पर लड़ रहे हैं, अंदरूनी भी और जो बाहर जो डिफरेंट हमारे जो कम्युनिटी है, पॉलिटिकल एरियाज है या टेरिटरीज है, उनसे भी फाइट कर रहा है। तो देखना होगा, वक्त ही बताएगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन तब तक की वॉचिंग बीडीसी टीवी, हम वतन की बात हम वतनों के साथ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, और हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। तो आप कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है जो कुछ आज आपने इस वीडियो में सुना उस पर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस। जय भारत, जय भारती।